Welcome to Virtual Learning Network. Multinational and their roles, Session 6, Organizational Designs for MNCs. Topics to be covered include the nature of organizational design, organizational structure for multinational strategies, multinational strategy and structure, coordination and control systems. The nature of organizational design. Organizational design represents how organizational structures, subunits and coordination and control mechanisms to achieve their strategic goals. ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिज़ाइन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके सब यूनिट्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, कैसे कंट्रोल होते हैं कि वो अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा डिज़ाइन करे ताकि वो अपने गोल और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके. The two basic questions in designing an organizational design are: how shall we divide the work among the organizational subunits? How shall we coordinate and control the efforts of the unit we created? दो जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमेशा पुट अप होते हैं कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन हो रही हो, वो हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की सब यूनिट्स में कैसे काम को डिवाइड किया जाए और दूसरा कैसे सारी यूनिट्स में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल लाया जाए. ऑर्गेनाइजेशनल जो डिज़ाइन होती है थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है. एक हेड क्वार्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है कि अपनी इन सभी डिपार्टमेंट्स में और डिविजन्स में वो अपने काम को बांटें. और जो कंपनीज हैं वो अडॉप्ट करती हैं एक या एक से ज़्यादा सब यूनिट्स के फॉर्म्स. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स फॉर मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजीज. अब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजीज के लिए. पहला है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट. जब एक्सपोर्ट एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज बन जाता है किसी भी कंपनी के सेल्स के लिए, तो कंपनी ये सोचती है और ये विश करती है कि उसका एक्सपोर्ट ऑपरेशन में ज़्यादा कंट्रोल हो. इसीलिए मैनेजर्स एक्सपोर्ट का एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं. जो ये एक अलग डिपार्टमेंट बनता है ये टॉप मैनेजमेंट के थ्रू बनता है, जो कि ये मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसी भी ह्यूमन या फिनेंशियल रिसोर्सेज में एक्सपोर्टिंग में वो ज़रूरी है अगर किसी भी कंपनी को अपनी इंटरनेशनल सेल्स बना के रखनी है या उसको बिल्डअप करनी है. जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो डील करते हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स पे, इंटरनेशनल कस्टमर के प्रोडक्ट्स पे. मैनेजर्स जो होते हैं एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में वो कंट्रोल करते हैं प्राइस और प्रमोशन प्रोडक्ट्स के इंटरनेशनल मार्केट के लिए. एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज को मैनेज करें, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करें, फॉरेन कस्टमर्स को मैनेज करें. जब भी कोई कंपनी एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करती है तो उसके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोकेट होते हैं दूसरी कंट्री में, उनको भी रिपोर्ट करना होता है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डिवीजन. जैसे कि कंपनी का साइज बढ़ता जाता है उसका इंटरनेशनल जो साइज है वो इंटरनेशनली ऑपरेट करने लगती है, तब वो जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होती हैं वो दूसरी कंट्रीज में भी सेटअप करती है. एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बढ़ के इंटरनेशनल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है. इंटरनेशनल डिवीजन डिफर करता है एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से बहुत सारे तरीकों में. जैसे इंटरनेशनल डिवीजन बड़ा होता है और इसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अगर हम इसको कंपेयर करें एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से. एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट मैनेज करना और एक इंटरनेशनल डिवीजन मैनेज करना दो अलग अलग चीज़ें. एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट मैनेज हो सकता है इजीली, पर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है.
इंटरनेशनल डिपार्टमेंट बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो यूनिट्स रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करती है, फिर कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसको दूसरी कंट्री में जाके सेल करती है। इंटरनेशनल डिवीजन का जो स्टाफ होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज हो। टॉप मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है लोगों से कि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करें, जैसे नेगोशिएट करना या लाइसेंस ऑब्टेन करना या जॉइंट वेंचर के जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन करना या प्रमोशनल मटेरियल है उसको ट्रांसलेट करना या एक्सपर्टाइज देना किसी भी नेशनल कल्चर में या सोशल इंस्टीट्यूशन में। इंटरनेशनल डिवीजन जो स्ट्रक्चर है उसकी पॉपुलैरिटी रिसेंटली गिर चुकी है एमएनसीज में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिक स्ट्रक्चर और रीजन जो होता है उसमें या कंट्रीज जो होती हैं वो जियोग्राफिकली बेस्ड डिवीजन में बेस्ड होती हैं मल्टीनेशनल कंपनी की। इसका प्राइम रीज़न यही है कि वो चूज़ करती हैं वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके एक मल्टी लोकल और रीजनल स्ट्रैटेजी। जो एक कंपनी होती है जो कि मल्टी लोकल होती है और रीजनल स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करती है उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विस को डिफ्रेंशिएट करें देश और देश पर, हर कंट्री में और हर रीजन में। इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन अडॉप्ट करें जिसमें मैक्सिमम जियोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर कोई सेमी ऑटोनोमस रीजनल या कंट्री है जो बेस्ड है सब यूनिट्स पे वर्ल्ड वाइड की, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रोडक्ट ऐसे बनाए कि वो रीजनल मार्केट्स की लोगों को सेटिस्फाई करे, उन लोकल मार्केट्स को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज क्योंकि ये एक एफिशिएंट वे देती है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने को या सेंट्रलाइज करने को। ये एफिशिएंट वे से ऑर्गेनाइज करती है, सेंट्रलाइज करती है प्रोडक्शन और सेल्स को सिमिलर प्रोडक्ट्स में। वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर जो होता है प्रोडक्ट का वो सेक्रीफाइस करता है रीजनल और लोकल अडॉप्टेशन स्ट्रेंथ्स को जो कि उसको जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से मिलती हैं, जिसके थ्रू वो गेन कर सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहीं का भी। हर प्रोडक्ट डिवीजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलता है कि उसको प्रोड्यूस करना है और सेल करना है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो थ्रू आउट वर्ल्ड। जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता है वो सपोर्ट करता है स्ट्रैटेजीज को जो एम्फसाइज करती हैं प्रोडक्शन और सेल्स को। हाइब्रिड्स एंड द वर्ल्ड वाइड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, जो वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसके दोनों एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती हैं जो इंक्लूड करती हैं कंसर्न्स लोकल अडॉप्टेशन के लिए भी और कंसर्न इकोनॉमिक और प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेनिफिट्स के लिए भी। मल्टीनेशनल जो होती है उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ हाइब्रिड और मिक्सचर भी होते हैं प्रोडक्ट और एरिया यूनिट्स की। जो नेचर होता है प्रोडक्ट का डिटरमाइन करता है इम्फेसिस किसी भी प्रोडक्ट के लिए या जियोग्राफिकल साइड के लिए कंपनी की। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो सोनी कॉर्पोरेशन है वो एक वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज ट्रांसनेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है ताकि एक ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी को अच्छे से इफेक्टिवली कैरी आउट कर सकें। ये रिप्रेजेंट करता है एक सबसे नया सॉल्यूशन जो कॉम्प्लेक्स डिमांड है लोगों की, लोकल लोगों की, उनके लिए। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज भी लेता है और जो लोकल एडवांटेजेस होते हैं उनको भी गेन करता है ग्लोबल सोर्सेज ऑफ नॉलेज के थ्रू। बेसिक जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है ट्रांसनेशनल नेटवर्क का वो 3 उसके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है डिस्पर्स्ड यूनिट्स, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस और तीसरा होता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स। जो डिस्पर्स्ड सब यूनिट्स होता है उसका मतलब है जो मैनेजमेंट है वो लोकेट करती है सब्सिडीज में पूरे वर्ल्ड में और वो बेनिफिट ले सकती हैं कंपनीज की। कुछ सब्सिडीज होती हैं वो एडवांटेज लेती हैं लोअर फैक्टर कॉस्ट की
और कुछ होती हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, नई स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, कस्टमर नीड्स के बारे में, कंज्यूमर नीड्स के बारे में। जो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होते हैं उनका मतलब है जो सब यूनिट्स हैं वो स्पेशलाइज कर सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में या किसी भी रिसर्च एरिया में, किसी भी मार्केटिंग एरिया में। जैसे फिलिप्स, इसका एग्जाम्पल फिलिप्स हो सकता है। फिलिप्स की 8 रिसर्च लैब्स हैं जो लोकेट कर दी हैं 6 कंट्रीज में। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट होनी चाहिए ताकि आप एक डिस्पर्स्ड और स्पेशलाइज सब यूनिट को मैनेज कर सको। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में जो यूनिट्स होती हैं वो शेयर करती है इंफॉर्मेशन भी और रिसोर्सेज भी लगातार। नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। An international strategy suggests that managers use a product organization and have worldwide products. एक जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी होती है मैनेजर को ये बताती है कि जो मैनेजर्स हैं वो यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स। बहुत जो कंपनीज, मोस्ट कंपनीज सपोर्ट देयर इंटरनेशनलाइजेशन विद एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स और इंटरनेशनल डिविजन्स। बहुत सी कंपनीज होती है वो सपोर्ट करती हैं इंटरनेशनलाइजेशन को और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के साथ या फिर इंटरनेशनल डिविजन्स के साथ। वो डिपेंड करती है ग्लोबलाइजेशन पे कि कितनी कैसे एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रही है। बिकॉज ऑफ द डुअल डिमांड्स ऑफ लोकल अडॉप्टेशन प्रेशर एंड ग्लोबलाइजेशन, many companies move toward a matrix or transnational network structure। क्योंकि एक डुअल डिमांड होती है लोकल अडॉप्टेशन प्रेशर से और ग्लोबलाइजेशन से, बहुत सी कंपनीज होती हैं वो एक मैट्रिक्स या फिर ट्रांसनेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। कई बार कुछ कंपनीज जो होती हैं वो प्योर या फिर मैट्रिक्स या फिर ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर या स्टेट को फॉलो नहीं करती हैं, तब इस केस में वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती हैं या फिर ट्रांसनेशनल क्वालिटीज को। Most companies, however, never reach the pure or matrix or transactional state. Instead, they adopt a hybrid structures with some matrix or transactional qualities, जैसे भी हमने अभी previous slide में आपको बताया। Control and coordination system. Two basic functions of control systems help focus the activities of the multinational subunits to support country-wide strategic goals and objectives. First, control system provide feedback to subunits regarding their assigned roles in the firm strategy. Second, control system provide feedback to subunit managers regarding the effectiveness of their units. एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है कि क्या प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं एक्टिविटीज को फोकस देने के लिए, कौन सी एक्टिविटीज कैरी ऑन हो रही है सब्सिडीज में, जो डायरेक्शंस दिखा रही हैं। कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करता है वर्टिकली और अप डाउन भी करता है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। दो बेसिक फंक्शन है कंट्रोल सिस्टम के जो हेल्प करते हैं फोकस करने में एक्टिविटीज मल्टीनेशनल सब यूनिट्स की, ताकि वो सपोर्ट कर सकें कंट्री के वाइड स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी और ऑब्जेक्टिव्स को भी। पहला, कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड फीडबैक टू सब यूनिट्स रिगार्डिंग देयर असाइन्ड रोल्स इन द फर्म स्ट्रेटेजी। जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है सब यूनिट्स को उनके असाइन रोल्स के लिए। सेकेंडली, जो कंट्रोल सिस्टम होता है फीडबैक प्रोवाइड करता है सब यूनिट्स मैनेजर्स को भी, ताकि उनको पता चल जाए कि कितनी इफेक्टिव और एफिशिएंट उनकी यूनिट्स हैं। There are 4 types of control system. First is output control, second is bureaucratic control, second is decision making control, and fourth is cultural control. 4 तरह की कंट्रोल सिस्टम्स होती हैं। पहला है आउटपुट कंट्रोल,
जो आउटपुट कंट्रोल सिस्टम होता है वो एक्सेस करता है परफॉर्मेंस एक यूनिट की जो रिजल्ट पे बेस्ड होती है, ना कि उनके प्रोसेसेस की। जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज होती हैं तो टॉप मैनेजमेंट और लोकल मैनेजमेंट इसको यूज करती हैं नेगोशिएट करने के लिए, ताकि वो अपने आउटपुट गोल्स को अचीव कर सकें अपने फॉरेन सब्सिडरीज में। जो आउटपुट गोल्स होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को। कंट्रोल जो होता है वो हेडक्वार्टर्स में होता है, जो इवैल्यूएट करते हैं सब्सिडरीज को और फिर रिवॉर्ड करते हैं उनको लोकल मैनेजर्स को। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना अच्छा अपनी सब्सिडरीज में परफॉर्म करा है और उस सब्सिडरीज का रिजल्ट कितनी अच्छी तरह अचीव हुआ है, गोल्स क्या क्या अचीव हुए हैं। प्रॉफिट सेंटर जो होता है यही मेन कॉमन आउटपुट कंट्रोल होता है। टॉप मैनेजर्स जज करते हैं सक्सेस की किसी भी यूनिट की, यूनिट मैनेजर्स भी जज करते हैं पेरेंट कंपनीज को। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है फोकस करता है बिहेवियर मैनेज करने के लिए, ना कि आउटकम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं जैसे बजट्स के थ्रू या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स या फिर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू या फिर सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग में। बजट्स सेट करते हैं फाइनेंशियल टारगेट कि कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होती है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टॉप मैनेजमेंट को नॉन फाइनेंशियल आउटकम्स में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है ये रूल्स प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको क्या अप्रूव है बिहेव करने के लिए। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशनल जो हियरार्की है वहाँ पे मैनेजर्स को कितनी अथॉरिटी दी है डिसीजन लेने के लिए। जैसे कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपर लेवल मैनेजमेंट ही सारे डिसीजंस ले लेते हैं, वो जो यूनिट होती है उनको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अपर लेवल तक ही रिटेन कर जाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं जहाँ पे लोअर लेवल मैनेजर्स को भी ये राइट दिया जाता है कि वो डिसीजंस ले सकें, उनके पास भी अथॉरिटी होती है डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट इज कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को ताकि वो कंट्रोल कर सके बिहेवियर और एटीट्यूड किसी भी एम्प्लॉयज का। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स जो होते हैं डेवलप करते हैं कुछ शेयर्ड नॉर्म्स, कुछ बिलीव्स, कुछ वैल्यूज, कुछ ट्रेडिशंस वर्कर्स के अंदर, ताकि वो ये कल्चर एक्चुअली में इंकरेज करते हैं हमको और एक कमिटमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। जो मैनेजर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो मैनेजमेंट गोल्स को समझते हैं। ये मैंने बुक बताया आपको आउटपुट कंट्रोल इट एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ यूनिट बेस्ड ऑन रिजल्ट्स नॉट ऑन द प्रोसेसेस यूज्ड टू अचीव दोज रिजल्ट्स। द मोस्ट कॉमन आउटपुट कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट। Bureaucratic control, it focuses on managing behavior, not outcome within the organization. Budget set financial targets for expenditures during specific time periods. Statistical reports provide information to top management on non-financial outcomes. Bureaucratic control budgets और statistical reports के फॉर्म में हो सकते हैं जो targets provide करते हैं. Decision making control, it represents the level in the organizational hierarchy where managers have the authority to make decisions. एक organization में एक manager के पास कितनी authority है कि वो decision ले सके. Cultural control systems use the organizational culture to control behaviors and attitude of employees. ये यूज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के ऊपर एक कल्चरल कंट्रोल बिहेवियर प्रोवाइड किया जाए और उनके एटीट्यूड को जज किया जाए. Cultural control is the favorite control mechanism for transnational network structure. और transnational network structure में cultural control ही अच्छा माना जाता है. Coordination system. There are basic 6 horizontal coordination system. First is paperwork, जिसमें मेमो रिपोर्ट्स आते हैं. दूसरा है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. तीसरा है लाइजन रोल्स. चौथा है टास्क फोर्स
पांचवा है फुल टाइम इंटीग्रेटर्स और सिक्स्थ टीम्स। कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ये 6 तरह के होते हैं। पेपर वर्क मीन्स कि कुछ मेमोज और रिपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे भी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। इसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट करते हैं। दूसरा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं। जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स और कोलिग्स होते हैं वो आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। लाइजन रोल्स में जो लोग होते हैं वो आपस में एज ए मेडिएटर काम करते हैं ताकि डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट कर सकें और कोऑर्डिनेशन भी कराएं। फुल टाइम इंटीग्रेटर और टास्क फोर्स भी इंटीग्रेशन में लगे होते हैं और टीम्स जो ग्रुप में काम करती हैं। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। First is discuss the nature of organizational design. Second is discuss the various control systems in MNC. Thank you.